ये अटैक जो था ये किसी मुतनाज़ा इलाके में नहीं था, ये मेन लैंड पाकिस्तान पे अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर ये इनकर्शन हुई थी। तो पाकिस्तान ने उसका जवाब देना जो है वो अपने लिए लाजमी समझा। हमारे शाहीनों ने बहुत सारी ऑप्शंस होते हुए भी उनमें से क्विकली राफेल को या SU-30 को जो है वो शिफ्ट किया, आइडेंटिफाई किया और शूट किया। मुझे मिलने का इत्तेफाक हुआ उन बच्चों से जिनकी इस जंग में किल्स हैं। इंसिडेंटली उसमें से 2 यंग ऑफिसर्स वो हमारे सीनियर्स के बच्चे हैं। अगर कोई दुश्मन बेहतियाती से वो अपना ये डेटरेंस का वेपन प्रैक्टिकली इस्तेमाल करता है तो फिर आपके पास उसको जवाब देने के लिए सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास है। हम खाकी यूनिफॉर्म पहने, ब्लू पहने या सफ़ेद यूनिफॉर्म, हमारा जज्बा एक है, तरबियत एक है, मकसद एक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट की जानिब से मैं मोहम्मद आसिफ इकबाल अपनी टीम की तरफ से तमाम सामीन और नाजरीन को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक खुसूसी पॉडकास्ट के साथ कि जब 1 साल बीत चुका पहलगाम, जो भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों का एक रचाया हुआ खेल था, और आज भी बहुत से सवालात आलमी ज़मीर के ऊपर दस्तक दे रहे हैं कि जो खित्ते को इतनी अनसर्टन पोजीशन में ले गया। इस सिलसिले में जो मार्का हक हुआ, तो हमारे तजर्बे में ये आता है कि हक को बातिल की जो कशाकश है वो अज़ल से है और अब तक उसमें रहना है। इसी लिहाज से अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल की आयत 81 में फरमाता है कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल को मिटना ही था। जो मार्का हक पाकिस्तान का दिफाई जवाबी इकदाम था। तो आज इसी सिलसिले में हमारे मेहमान हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक, जिनको हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज मिलिट्री और हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा है। तो एजाज महमूद मलिक साहब, हम आपको रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट रावलपिंडी की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। आप कैसे देखते हैं कि जो दुश्मन की नफ्सियाती हैसियत है उसमें जो न्यू नॉर्मल का उनका ज़ोम है, फिर जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की उनकी दरीना ख्वाहिश है, तो इस इम्तजाज को पाकिस्तान ने कैसे टैकल किया और कैसे दांत खट्टे हुए भारत के? बहुत शुक्रिया जी। आपके इस सवाल को जो है ना अवेल करते हुए मैं थोड़ा सा इसका पस मंजर इस पैटर्न का या इस मिलिट्री वॉरफेयर डोमेन में या स्ट्रेटेजिक डोमेन में भारत के जो एक ट्रेंड है उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। 9/11 के बाद दुनिया में एक टेररिज्म के खिलाफ एक जनरल कंसेंसस बन गया और एक ऐसी इन्वायरमेंट बन गई कि जिसमें भारत ने अपने लिए समझा कि उनके लिए एक मौका है कि वो पाकिस्तान को इस तरीके से बदनाम करें, कश्मीर के जो कॉज है उसको इससे डैमेज करें और अपना जो है डोमेस्टिक ऑडियंस को भी इस चीज़ से वो मुतमईन करें। तो हम देखते हैं कि उसके बाद तवातुर से मुख्तलिफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुए। सबसे पहला हुआ जिसमें उनकी पार्लियामेंट पे एक अटैक था, फिर हमने बॉम्बे में होटल पे अटैक, फिर पुलवामा और आखिरी जो है वो पहलगाम। इन सब में उन्होंने पाकिस्तान को जो है मिलाइन किया और इतनी उजलत में और इतने जो है मैं समझता हूँ कि घटिया तरीके से कि वो खुद एक्सपोज हो गए। जैसे पहलगाम के लिए आज हम बात कर रहे हैं, वारदात जो हुई या जो की गई, मैं कहूँगा उसको चंद मिनट ही हुए थे, उसकी FIR दर्ज हो जाती है बगैर किसी इंक्वायरी के। पाकिस्तान ब्लेम हो जाता है, कुछ घंटों में लोगों के नाम, पते और उनके पाकिस्तान से ताल्लुक को उनका मीडिया जो है वो बताना शुरू कर देता है। और
उसके बाद फिर जो हुआ है उन्हें पता है। और ये चीज़ें इतनी भूले तरीके से की गई कि इवन उनके अपने लोग, उनके फॉर्मर ऑक्युपाइड कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक थे, उन्होंने भी कहा कि जी ये हमारे अपने लोगों का किया हुआ काम है। और उसके बाद मकसद क्या था? मकसद ये था कि एक डोमेस्टिक ऑडियंस को सबसे पहले तो सेटिस्फाई किया जाए। इलेक्शन आने होते हैं, उनका कोई इंटरनल कंपल्शन होती है, उसमें वो पाकिस्तान कार्ड या कश्मीर कार्ड या मुस्लिम कार्ड ये वो बड़े जो एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने उसके जवाब में फौरन ही हमारे सिविलियन एरियाज में 3 जगहों पे उन्होंने अटैक किया और अलेजिडली उन्होंने कहा कि ये हमने कोई टेररिस्ट या ट्रेनिंग कैंप हमने एंगेज किए हैं। और उसके बाद उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी कि जी चूंकि हमने पाकिस्तान में कोई मिलिट्री टारगेट एंगेज नहीं किया तो हम ये तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान इस चीज़ को फर्दर एस्केलेट नहीं करेगा और इसके साथ रिकंसाइल कर लेगा। और अमूमी तौर पे दुनिया का भी यही रवैया था उस वक्त तक, क्योंकि उस वक्त तक उनकी अलाइनमेंट इंटरनेशनल मीडिया और पावर हाउसेस उनके साथ थी, क्योंकि वो चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी में इस रीजन में लीडिंग रोल में थे। एक अहम प्यादा है उसका। जी, तो पाकिस्तान ने इस न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये अटैक जो था ये किसी मुतनाज़ा इलाके में नहीं था, ये कोई LOC के ऊपर मामूल की कोई वायलेशन या झड़प नहीं थी, ये मेनलैंड पाकिस्तान पे अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर ये इनकर्शन हुई थी। तो पाकिस्तान ने उसका जवाब देना जो है वो अपने लिए लाजमी समझा। अच्छा, बाज़ औक़ात ये बाज़गश्त लगती है, जैसे ग़ज़वा अहज़ाब है हमारी हिस्ट्री का एक बड़ा दरख्शां ग़ज़वा है वो, कि उसमें अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में फरमाया कि जो काफिर आए थे तुम पर हमला करने वो अपने ही गुस्से में अल्लाह ताला ने वापस लौटा दिए। तो ये जो BVR टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट की, और आपसे ये क्वेश्चन ज्यादा पर्टिनेंट है कि आपने ये दोनों ईरास को देखा है जी, कि एक ट्रेडिशनल मोड ऑफ फाइटिंग भी देखा और अब बिल्कुल नजर से ओझल आप अपने टारगेट को लॉक कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। तो क्या ये वो डिसाइसिव चीज थी? देखिए ये एयर पार का जो है ना इर्तिका ये बड़ा फास्ट पेस पे हुआ है। हम लोगों ने जब एयरफोर्स ज्वाइन की तो उस वक्त आपको अपने दुश्मन जहाज को शूट करने के लिए ट्रेडिशनली या उस वक्त की कन्वेंशनल ट्रेनिंग के मुताबिक आपको उसके पीछे आना पड़ता था। वो उसको अपने सामने रख के, जिस तरह हम नॉर्मल किसी गन से शूटिंग करते हैं तो टारगेट सामने नजर आना चाहिए। तो हम बिल्कुल क्लोज रेंजेस पे, जैसे MM आलम साहब के जो गन्स के जो रिकॉर्ड है उनका, तो उसके लिए उनको तकरीबन 1 मील से भी कम अपने दुश्मन के जहाज को सामने रख के शूट करना पड़ा। फिर मिसाइल्स आने शुरू हुए, मिसाइल्स की रेंजेस बढ़ना शुरू हुई। तो 80s में ये रेंजेस जो थी पाकिस्तान इंडिया के तनाजुर में ये तकरीबन 10 से 12 नॉटिकल माइल थी, और वो उसी में ही आपने 2 फास्ट मूविंग एयरक्राफ्ट जो आपस में कन्वर्ज कर रहे हैं, उसमें आपने चंद सेकंड्स में या शायद स्प्लिट सेकंड में आपने एक दूसरे को एंगेज करना है और शूट करना है। फिर BVR टेक्नोलॉजी से, बियॉन्ड विजुअल रेंज टेक्नोलॉजी से, और जहाज़ों के ऊपर अपने जो एयरबोर्न इंटरसेप्ट रेडार सिस्टम्स होते हैं जो फायर कंट्रोल सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, वो उनमें बहुत तेजी से एडवांसमेंट होती रही। तो वो जो चंद नॉटिकल माइल की बात थी वो फिर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में चली गई, और वो चीज़ फिर हमने उसका अल्टीमेट जो डिस्प्ले है वो इस जंग में देखा कि 200 किलोमीटर जैसी रेंजेस पे बगैर फिजिकली एक दूसरे को देखे हुए, सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे देख के इसको एक्वायर करना, शूट करना। अच्छा, फिर इसके अलावा ये जो हमने ट्रेडिशनल मोड की बात की, तो ये जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट लुक शूट एंड किल है जी, तो ये तो अब एक बेंचमार्क बन जाएगा आने वाली जदीद फिजाई जंगों के लिए। ये बन गया है जी। और उसमें लुक में मैं एक और चीज ऐड करूं जी, लिसन।
आपने एनिमी को सुनना भी है, एनिमी को जो, क्योंकि अब सारी चीजें डिजिटल लिंक्स पे हो रही। और जैसे अभी इसमें एक जो कॉम्बैट हुई उसमें तकरीबन कोई 70 से ज्यादा भारतीय जहाज थे और हमारे भी तकरीबन 30 से ज्यादा जहाज थे। तो इतनी थिक जो है एयर स्पेस में जो अगर आप देखें एंगेजमेंट है, तो उसमें से अपने टारगेट्स को शिफ्ट करना, उसमें से अपनी मर्जी का टारगेट या अपनी चॉइस का टारगेट ढूंढना, वो एक आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन है और बहुत अच्छी स्किल्स हैं जिस पे थीसिस अब लिखे जाते रहेंगे। जी बिल्कुल। वो अक्सर लोग हमसे ये क्वेश्चन करते थे जंग के दिनों में भी, उसके बाद भी, कि जी आपके पास सुना है कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस थी लेकिन आपने कम जहाज गिराए। तो उसका जवाब जो है, जो हमारी मौजूदा लीडरशिप है एयरफोर्स की, उन्होंने ये दिया कि एक तो हमारे ऊपर ये प्रेशर था कि बीइंग ए न्यूक्लियर स्टेट, हमने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के अंदर रहते हुए हमने अपनी डिस्ट्रक्शन करनी है दुश्मन की। तो हम नंबर्स को नहीं ढूंढ रहे थे, हम उसमें से उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एंगेज करना चाहते थे। तो हमारे शाहीनों ने बहुत सारी ऑप्शंस होते हुए भी उनमें से क्विकली राफेल को या SU-30 को जो है वो शिफ्ट किया, आइडेंटिफाई किया और शूट किया, ताकि हम कम से कम एंगेजमेंट्स में ज्यादा वैल्यूएबल जो है टारगेट जो है वो डिस्ट्रॉय करें, अचीव करें। अच्छा, अब सफ़े अव्वल के आप जहाज़ों को देखें, 2 का आपने नाम लिया, फिर MiG-29 है, और फिर रफाल की किस्मत फूटी, वो भी बीच में, और फिर आप मिराज 2000 को देखें, तो क्या सारा टेक्नोलॉजी के ही ऊपर रिलायंस है या साइमल्टेनियसली कोई आप ट्रेनिंग के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी एक ड्यू वैल्यू देंगे? नहीं, देखिए टेक्नोलॉजी तो जो है वो आप कह लीजिए कि आउटकम है आपकी इकोनॉमिक अफोर्डेबिलिटी पे, कि आपके पास कितना बजट है और आप क्या चीज खरीद सकते हैं। और दूसरे ये है कि कभी ये है कि आपके पास चॉइसेस क्या है। बाज़ औक़ात ऐसी पाबंदियां एंड यूजर क्लॉज की लग जाती हैं कि जिसमें हर चीज हर किसी को मिलती भी नहीं है। टेक्नोलॉजी एक्वायर करना एक हिस्सा है, उसको सीखना और फिर उसको यूज करना, जिसको हम कॉम्बैट रेडीनेस कहते हैं, वो ट्रेनिंग का मरहून मिन्नत है। और ट्रेनिंग में जो आपकी सीरियसनेस है वो आती है आपकी मकसदियत से, कि आपको पता है कि आप किस मकसद के लिए हवा में गए हैं या आप किस मकसद के लिए ट्रेन कर रहे हैं। अगर आपको बहुत कीमती चीज भी मिल जाए और आपको ये क्लियर ना हो कि आपका दुश्मन जो है उसको एंगेज करना आपकी कौम के लिए, आपके मुल्क के लिए कितना अहम है और कितनी अहम जिम्मेदारी है आपके कंधों पे, तो आप जब तक कन्विंस नहीं होंगे तो अपनी जान देने के लिए, तो आप दूसरे की जान ले नहीं सकते। फिर अभी आपने जिक्र डॉग फाइट का किया कि जो ट्रेडिशनल एक्रोबैटिक मैनूवर्स थे जिनसे आपने एक उम्र का अपना हिस्सा उनमें गुजारा, तो अब जब से ये इंडक्शन हुई डेटा लिंक्स की, सेंसर्स की, रडार जैमिंग की, तो अब आने वाले वक्तों में क्या उसकी अहमियत और अफादियत कम होगी? देखिए कॉम्बैट एप्लीकेशन में जी इसका जवाब है कि कम होगी, लेकिन ट्रेनिंग में वो जो बेसिक फाइटर मैनूवर्स हैं वो उसकी अहमियत रहेगी, क्योंकि अब जहाज जो है वो इतने एडवांस हो गए हैं कि उसका जो फ्लाइंग पार्ट है उसकी अहमियत कम हो गई है, और एज ए मशीन, एज एन एडवांस्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल जो है वो ज्यादा अहम हो गया है। तो अब ये कॉम्बिनेशन है दोनों चीजों का कि आप एयरक्राफ्ट की हैंडलिंग आपकी कितनी फास्ट है और कितनी अच्छी है, कि फिर दौरान जंग या जब आप एक्चुअली कॉम्बैट में होते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि
आपने अपने जहाज को किस तरह मैनूवर करना है, वो आपकी सेकंड नेचर बन जाता है, आपका एक रिफ्लेक्स एक्शन बन जाता है। यानी आप सोचते हैं कि मैंने दाएं मुड़ना है, तो आपका जिस्म, आपका दिमाग इतना ट्यून होता है कि आप उस जहाज को दाएं मोड़ लेते हैं। जी जी, क्लेमेटाइज हो जाता जी, तो आप बजाय उस चीज पे फोकस करने के कि मैंने दाएं मुड़ने के लिए क्या करना है, आप ये फोकस करते हैं कि मैंने दाएं मुड़ के करना क्या है, उसके बाद क्या करना है। आप उस मूवमेंट को एंटिसिपेट कर रहे होते हैं, उस वेपन को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, उस वेपन को एम्प्लॉय कर रहे होते हैं। तो अब जो है ना, कॉकपिट के अंदर जंग के दौरान उस जो कॉम्बैट का टाइम चंद मिनटों का ही होता है, उसमें अगर मैं ये कहूँ कि आप उसका कोई ग्राफिक या कंप्यूटराइज उसकी डिपिक्शन करें, तो आप देखेंगे कि उसका मोस्टली जो पायलट की जो सलाहियतें हैं, वो उस मशीन को, उन वेपन्स को, उन गैजेट्स को इस्तेमाल करने में लग रहा है, जिससे उसने अपनी किल अचीव करनी है या टारगेट एक्वायर करके किल अचीव करनी है, बजाय इसके कि जहाज को कैसे हैंडल करना है। वो उसके लिए बड़ी इब्तदाई सी बात है। और मैं इसमें ये बताता चलूँ कि मुझे मिलने का इत्तेफाक हुआ उन बच्चों से जिनकी इस जंग में किल्स हैं। इंसिडेंटली उसमें से 2 यंग ऑफिसर्स, वो हमारे सीनियर्स के बच्चे हैं माशाल्लाह। जी। और जिसने एक राफेल वाला और एक जिसने S-400 गिराया। तो वो उनको देख के जो है ना, या उनसे बात करके, आप इतने यंग लेकिन उनकी ओरिएंटेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो डिजर्व करते हैं कि वो इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम को फ्लाई करें। अल्लाह ताला उनकी जो है लंबी उम्र करे और उनको और कामयाबियां दे। हमारी यंग जनरेशन जो है, ये अनसंग हीरो हैं। ये लोग सामने नहीं आते, मीडिया में बात नहीं करते। वो ये जिम्मेदारी उन्होंने हमारे जैसे वेटरन्स भी शायद छोड़ दी, लेकिन वो बच्चे जो है ना, माशाल्लाह, वो यकीनन वो शाहीन के लाने के काबिल है। माशाल्लाह। अच्छा, अभी S-400 का जो रशियन ओरिजिन है जिसका आपने जिक्र किया, तो हमने तो पहले 3-4 दिन तो जो रिस्ट्रेंट है वो शो किया कि वहाँ से जो अनप्रेसिडेंटेड किस्म का इश्ताल अंगेजी की जा रही है, जो एग्रेशन है, जो उसका ट्रेस पासिंग का मूड है भारत का, कि वो रुका रहे। तो अब जब हम उसकी सिर्फ बैटरी को टारगेट करते हैं जी, और फिर मीडिया में वहाँ के वज़ीर आज़म एक ख़ास स्पॉट पे उसको शो करते हैं कि इससे कुछ नहीं हुआ, तो इससे जो एक अवाम पैदा हुआ, अगर वो आप हमारे सुनने वाले। देखिए, किसी भी सरफेस टू एयर वेपन का के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक उसका एक्विजिशन यूनिट है जिसके अंदर रडार होता है, जिससे वो अपने टारगेट को लॉन्ग रेंजेस पे देख लेता है, फिर उसको लॉक कर लेता है। और दूसरे और उसी के साथ फिर फायर कंट्रोल है, और फिर लॉन्चर्स हैं। असल चीज जो है उसका जो ब्रेन है या नर्व सेंटर है, वो उसका कंट्रोल यूनिट है। तो अगर आपने कंट्रोल यूनिट तबाह कर दिया है और लॉन्चर्स छोड़ दिए हैं, तो वो लॉन्चर्स की अगर आंखें नहीं है, दिमाग नहीं है, तो वो किसी काम के नहीं है। वो मैनुअली लॉन्च नहीं हो सकते। तो वो मोदी साहब ने वो जो लॉन्चर्स के साथ खड़े होकर तस्वीरें बनवा ली, वो ठीक है, फोटो ऑप्स के लिए तो ठीक है। यानी वो उन्हीं को मुतासर कर सकती है जिनकी अपनी आंखें और कान ना हो। जी, वो उसको देख के मुझे वो अपना बचपन याद आ गया जी। वो जिसमें वो ब्लैक एंड वाइट कैमरे के जमाने में ना, वो फुटपाथ पे फोटोग्राफर बैठे होते थे, तो उनके पास एक वो खाली पिस्टल का वो एक होल्स्टर होता था, वो गले में डाल देते थे और तस्वीर खींच लेते थे। तो वो आपकी तस्वीर के लिए तो अच्छा है, आपका दिफा नहीं कर सकता। भारत ने इतने बेदरेग वेक्टर्स जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जिसमें इनका ब्राह्मोस एक प्लेटफॉर्म है, तो इनको जो इतने अनगिनत शक्ल में भेजा और फिर वो शाहबाज बेस के ऊपर से भी क्रॉस कर रहे हैं और हमारे वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, जो रीजनल स्टेबिलिटी को भी नेटल करते हैं। तो इसमें जो हार्ड एंड सॉफ्ट किल की अप्रोच है, तो हमने तो ज्यादा सॉफ्ट को दिया, ज्यादा उसको प्रायोरिटाइज किया। तो इसमें क्या फर्क है? देखिए, सॉफ्ट किल जब हम कहते हैं तो आम जुबान में आप ये समझिए कि आप
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि जितने भी ये ऑब्जेक्ट्स हैं या प्रोजेक्टाइल्स हैं जो आजकल जंग में इस्तेमाल होते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली कंट्रोल होते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप उनको उनके जो कमांड एंड कंट्रोल में इंटरफेरेंस करके उनको टारगेट से दूर ले जाएं, वो अपने तौर पे खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और या दूसरा ये है कि आप उनको इफेक्टिवली एक्टिवली एंगेज करें और अपना कोई एंटी मिसाइल सिस्टम से उसको तबाह करें। जो पहली चीज़ है वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, उसके अंदर आपके एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बरकरार रहता है, और हार्ड किल की ऑप्शन फिर भी आपके पास रहती है। तो चॉइस, गिवन ए चॉइस, सॉफ्ट किल एक हमेशा एक, क्योंकि ये रिन्यूएबल है, आप इसको मल्टीपल टारगेट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ड किल जो है रिन्यूएबल नहीं है, वो एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए आपको एक मिसाइल कंज्यूम करना पड़ता है। तो इसलिए ये आपका अपनी चॉइस है और उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, हमारी ऑप्शन ये है कि अपने महदूद वसाइल के साथ हमने वायबल रहना है। हम पहले दिन अपने सारे कार्ड्स जो है ना एक्सपोज नहीं करना चाहते। हम पहले दिन नी जर्क रिस्पॉन्स में अपने सारे जो एसेट्स हैं उनको जो है कंज्यूम कर लेंगे। तो एक अगर ये जंग प्रोलॉन्ग करती है तो फिर हम उसको रिप्लेनिश करना हमारे लिए एक चैलेंज होगा। तो इसलिए वायबल रहने के लिए हम हमेशा जो है ये हमारे मिशन में शामिल है कि अपने दुश्मन को डिस्ट्रॉय करना है विद द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मींस। अच्छा, अगर ऐसे कहा जाए कि जो BVR टेक्नोलॉजी है इसने एक इजाफी डेटरेंस लाइन लगाई न्यूक्लियर डेटरेंस के सामने, कि आप उसको पहले ही एंगेज कर लें कि न्यूक्लियर ट्रिगर का आपके पास कोई आई ना ऑप्शन। लेकिन अगर हम ये देखें कि सॉफ्ट किल की तरफ अगर हम जाते हैं तो हम ये फैसला कब कर पाते हैं कि आया कि ये जो वेक्टर आ रहा है ये न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ है या नहीं? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैंने एक अपना कमेंट रखा हुआ था प्रोग्राम के आखिर के लिए, वो मैं ख्याल है मौका आ गया कि मैं वो अब बात कर दूं कि माशाल्लाह आप यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड क्वालिफाइड, और आपके जो सवाल है वो कंसेप्चुअल डोमेन से लेके ऑपरेशनल और फिर प्रैक्टिकल लेवल के सवाल है। अगर एक प्लेटफॉर्म या एक प्रोजेक्टाइल है जिसमें पेलोड दोनों किस्म का लग सकता है, तो ये आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि इस पे कन्वेंशनल वॉरहेड है या न्यूक्लियर वॉरहेड है। ये चीज डिटरमिन करेगी उस वक्त की इन्वायरमेंट, क्योंकि हम ये समझते हैं कि कोई भी दुश्मन वो जंग के आगाज में अपनी अल्टीमेट ऑप्शन पे नहीं जाएगा, क्योंकि जो न्यूक्लियर एसिड्स हैं ये कंसिडर होते हैं वेपन ऑफ डेटरेंस, ये ऑपरेशनल यूज के लिए नहीं होते। आप देखें पहली बार 1945 के जो जापान पे दो इस्तेमाल किए गए बॉम्ब्स, उसके बाद दुनिया में न्यूक्लियर क्लब में 8-9 मुल्क हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन कभी इन्हें इस्तेमाल नहीं हुआ किसी कॉन्फ्लिक्ट में। तो उस थ्रेशोल्ड से नीचे रहते हुए करते हैं। और इस चीज को केटर फॉर करने के लिए मैं ये शेयर करूं कि आप फिर अपना सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है उसको इंटैक्ट रखते हैं, कि अगर कोई दुश्मन बेहतियाती से वो अपना ये डेटरेंस का वेपन प्रैक्टिकली इस्तेमाल करता है, तो फिर आपके पास उसको जवाब देने के लिए सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास है। और यही चीज जो है वो भारत को हमेशा जो है मेरा ख्याल है वो काबू में रखेगी, एक हदूद में रखती है। क्योंकि जब इतना बड़ा नुकसान इनके तरफ आया और अल्लाह ताला का फजल हमारी तरफ हुआ कि रफाल जैसा प्लेटफॉर्म कि जो बिल्कुल जीरो हो गया, शेयर्स उसके कहाँ चले गए, तो ऐसी जिटरी सिचुएशन में जब उसको बड़ी झुंझलाहट है कि कोई उसका ट्रम्प कार्ड नहीं चला, तो उसमें ये खर्चा बढ़ जाता है कि वो ऐसा मिस एडवेंचर या हमाकत भी कर सकता है। बदकिस्मती से इस वक्त भारत में जो है एक ऐसी हुकूमत है जो कि इंतहा पसंद लोगों की है, उनसे किसी रैशनल थिंकिंग की हम तवक्को नहीं कर सकते। हमारा बड़ा एक सारी दुनिया से मुख्तलिफ हमारा सिनारियो है। किसी भी जगह ग्लोब में इंडिया और पाकिस्तान के अलावा ऐसा सिनारियो नहीं है जिसमें दो मुल्क न्यूक्लियर हों, उनके बॉर्डर साथ मिलते हों और उनमें आपस में दुश्मनी भी हो। जी जी, यूनिक है। यूनिक है। तो इसमें
हम हर वक्त जो है ना उस खतरे में रहते हैं जी जी। और उसके लिए तैयार रहते हैं। इसलिए हम तो दुनिया को कहते हैं कि हम तो जंग करना ही नहीं चाहते। हम तो आपके इल्म में है, आप माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि हम तो मुद्दतों से उनको कंपोजिट डायलॉग की बात कर रहे हैं। और जब दोनों मुल्क न्यूक्लियर हुए थे, हमारी डिक्लेयर्ड डॉक्ट्रिन ये थी कि अब हमारे जंग का इम्कान या ऑप्शन ख़त्म हो गई है। तो ये भारत की डॉक्ट्रिन्स थी जो उन्होंने स्ट्रेटजीज बनाई अपने प्रोएक्टिव ऑपरेशंस की और कोल्ड स्टार्ट की, कि वो कहते थे कि अंडर न्यूक्लियर अम्ब्रेला देयर एग्जिस्ट ए स्पेस फॉर लिमिटेड वॉर। ये उनका क्लेम है। हम जिम्मेदार रियासत होते हुए हम तो कहते हैं कि ये ऑप्शन लेनी नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने ये हमाकत की तो हमने फिर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की फतह नुसरत हमारे साथ थी। माशाल्लाह। सर, इसके अलावा ये भी तजर्बे में आया कि अपने से 5 गुना बड़े अददी एतबार से बड़े दुश्मन को आखिर आप वो क्या अवामिल समझते हैं? जज्बा ईमानी तो एक हमारी मुहर्रक है ही कि इतने बड़े दुश्मन को चंद घंटों में अल्लाह के इज़्न से ज़ेर कर देना। जी, हमारी कौम जो है ना वो यकजा हो गई। हम लोगों के बारे में जो ख्याल था कि हम पता नहीं किसी इंतशार का शिकार हैं और हम भूल गए हैं कि पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था। तो इस दुश्मन की मेहरबानी से हमारी कौम जो है वो ओवरनाइट यकजा हो गई। हर फर्द जो है वो अपना काम कर रहा था। मैं इसमें इवन अफवाज का तो दे आर ट्रेन और उनकी तो जिंदगी का मकसद ही अपने मुल्क के लिए जान देना और दुश्मन को तबाह करना है। मैंने देखा कि हमारे मीडिया ने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया। भारत का मीडिया, उनको कंट्रोल किया जा रहा था, उनको स्क्रिप्ट दिए जा रहे थे, इसलिए वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। उनको लिखा हुआ मिला कि लाहौर की बंदरगाह हमने तबाह कर दी, उन्होंने बोल दिया। हमारे मीडिया ने, मैं खुद रोजाना तकरीबन 8 से 10 चैनल्स पे बैठा होता था। हमारा मीडिया बगैर किसी जो है फीडिंग के या स्पून फीडिंग के, चूंकि वो सच का साथ दे रहे थे ना, तो उनको स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं थी। उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से, इंतहाई मुनासिब शाइस्ता अल्फाज में, लेकिन बड़े फॉर्मली उन्होंने पाकिस्तान का जो है मीडिया प्रोजेक्शन की, जिसकी वजह से हमारा सही इमेज दुनिया को मिला और भारत का चेहरा एक्सपोज हुआ। तो मैं उनको भी क्रेडिट देना चाहूँगा। अच्छा, फिर इसके अलावा आपने जिक्र किया जो मिस एडवेंचर्स भारत करता आया है, जिसकी एक सीरीज आपने बड़े अच्छे तरह बताई। अभिनंदन है, फैंटास्टिक टी है, फिर ये पिछले साल का उनका एक मिस एडवेंचर है। तो फिर एक साइलेंट गाय की भी बात हुई थी कि नेवी जो है वो बिल्कुल खामोश एक स्पेक्टेटर बनी रही, हालांकि उसके अपने क्रेडेंशियल्स हैं कि उसकी तरफ आने की भारत ने जुर्रत ही नहीं की। कुछ अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की रिजर्वेशंस हैं और भी जो हैं। अब आप क्या देखते हैं कि जो रीजन में, गल्फ में जो अनसर्टेनिटी है, और फिर मुस्तकबिल करीब में अगर आप देखें तो हमने जो मिसाइल टेस्ट किए, एंटी शिप्स हैं, तो कुछ नेवी भी एंगेज होती नजर आती है। तो क्या कोई ऐसा मिस एडवेंचर आइंदा साउथ की तरफ से भी आ सकता है? देखिए, मैं आपके सवाल का फायदा उठाते हुए अर्ज करूं कि नेवल फोर्सेस ऐसी हैं जो 4 डोमेन में ऑपरेट कर रही होती हैं। वो सरफेस के ऊपर, सरफेस के नीचे, जमीन के ऊपर भी उनके मरीन्स जाते हैं और हवा में भी होते हैं। नेवी की जो अपनी डेटरेंस थी और उनकी अपनी जो मनूवर्स थी वो उन्होंने की, तो उनका कैरियर जो है ना वो थिएटर से बाहर चला गया। वो उन्होंने दूर जाके कहीं छुपा लिया। वो उनका एसेट होने के बजाय उनके लिए लाइबिलिटी बन गया। और नेवी ने अपना रोल बड़ा अच्छा अदा किया। आपका मेन जो क्वेश्चन है उसके जवाब में मैं ये कहूँ कि देखें, उन्होंने कश्मीर में जंग करके देख ली, उन्होंने लिमिटेड ऑपरेशन ओवर लैंड और एयर करके देख लिए। तो अब उनको ये समझ आ गई कि हम अगर दोबारा यही कुछ करेंगे तो ऐसा ही जवाब मिलेगा। तो अब एक एरिया रह गया जो उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया, तो शायद वो अपनी किस्मत आजमाई के लिए सी की तरफ से आ जाए। तो क्योंकि अगेन उनको ये जोम होगा कि उनकी नेवी बड़ी है, उनके नेवल प्लेटफॉर्म ज्यादा है। लेकिन मैं अपने वाइट यूनिफॉर्म वाले भाइयों के बिहाफ पे आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि दे विल बी सरप्राइज्ड, क्योंकि हम खाकी यूनिफॉर्म पहने, ब्लू पहने या सफ़ेद यूनिफॉर्म, हमारा जज्बा एक है, तरबियत एक है, मकसद एक है। और हमारी नेवी
उनको ऐसा सबक सिखाएगी कि फिर शायद फिर वो स्पेस वॉर की तरफ जाने का सोचेंगे, क्योंकि ज़मीन, हवा और पानी तीनों जगहों उनको शिकस्त हो चुकी होगी। जी तो नहीं है आपके साथ इस नशिस्त को बर्खास्त करने का, लेकिन जाते जाते एक चीज़ आपसे ये भी डिस्कस हो जाए कि जैसे सूरह अनफाल में उसकी आयत मुबारक 60 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम अपनी ताकत को तैयार रखो और अपने घोड़ों को भी तैयार रखो, ताकि जो अल्लाह ताला के दुश्मन है और जो तुम्हारे दुश्मन है उनके दिलों पर तुम्हारी हैबत बरकरार रहे। और साथ ये भी है कि और वो दुश्मन जिनको तुम नहीं जानते, अल्लाह उन्हें जानता, अल्लाह ताला उन्हें जानता है। और ये वो हसद है कि जो तुमने देख लिया जो इनके दिलों में है, उसका तो तुम्हें अंदाजा नहीं। तो अब हम क्या उस ट्रांजिशन में है कि अब जनरेशन 5 की तरफ एज ए फाइटर हम? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये तो इट्स अराउंड द कॉर्नर। इंशाल्लाह। मैं कोई टाइमलाइन देने की पोजीशन पे तो नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जल्द। इंशाल्लाह। और जो बुनियानुल मरसूस है, जो सूरह सफ का एक एक्सट्रैक्ट है आयत मुबारक का, तो आपने शुरू में एक बात पोलराइजेशन की थी कि उसको भी मिसरीड किया हमारे दुश्मन ने। तो ये अफवाज के अंदर तो एक इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन का इस्तारा है ही, तो आप अब जाते हुए कौम के जवानों को क्या पैगाम देंगे कि एज ए कौम भी जो सीमेंट सब्सटेंस है, जो यूनिटी है जी, उसको इन्हीं बुनियादों पे वो फरोग दें? देखिए, इसीलिए कायदे आज़म ने जो हमें 3 कार्डिनल पॉइंट्स दिए, उसमें यूनिटी सबसे पहले था। और देखें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक बड़ी डाइवर्स सोसाइटी है, हर लिहाज से, एथनिक के एतबार से, लैंग्वेजेस लेने, लिबास के एतबार से, कल्चरली, लेकिन वो पाकिस्तानियत हम में होनी चाहिए। और हमें ये यकीन होना चाहिए, जैसे मुझे अपनी ज़ात की हद तक ये यकीन है कि मैं जहाँ तक पहुँचा अल्लाह की मेहरबानी से और पाकिस्तान की वजह से। अगर पाकिस्तान ना होता तो पता नहीं हम किस छोटे मोटे काम पे जो है ना लगे होते। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और हमें बाहमी इख्तलाफात को रखना चाहिए। इख्तलाफ होना भी, इख्तलाफ राय भी एक अच्छी चीज़ है, उसको दुश्मनी में ना बदले। बहुत शुक्रिया, आपने रेडियो पाकिस्तान के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। हम आइंदा भी इंशाल्लाह आपको बुलाते और सीखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। सामीन, हमारे साथ मौजूद थे एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद मलिक साहब, और इनकी गुफ्तगू से हमारे सुनने वालों की इल्म में गिरां कदर इजाफा हुआ होगा। हम इसी जज्बे के साथ के इस सिलसिले को आइंदा भी जारी रखेंगे। फिल वक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।